जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग पीवाईक्यू का क्लास नंबर 24 करने वाले हैं। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इजी टू मॉडरेट प्रश्नों को देखेंगे जो आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। आइए मेरे भाई हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। बताइए मेरे भाई शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी में है कक्षा अवयवों का मूल्यांकन, सी में है ज्ञान निष्पादन का मूल्यांकन और डी में है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो मेरे साथी शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का सबसे बेस्ट आपको कौन लग रहा है। तो सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे साथ क्या बोला है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के द्वारा संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। मेरे भाई यहाँ पे क्या बोला है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। हमसे बोला जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के जो यहाँ 4 चरण दिया गया है, यह किनके द्वारा दिया गया है, किनके द्वारा पहचान किया गया है। मोटे तौर पर कहा जाए तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम हमको डैश में यहाँ भरना है। तो बताइए सभी साथी, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज किसने देने का कार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हिलगार्ड द्वारा, बी में है स्टार्ट द्वारा, सी में हरलॉक द्वारा और डी में मेरे साथी पियाजे द्वारा। किनके द्वारा, तो ये दिया गया है पियाजे साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई सभी साथी यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी में, हम लोग इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ताकि हिंदी में क्या होता है कि नाम बार बार आपको बदल के दे देगा, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है। तो आप सभी साथी इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे। देख लीजिए, तो पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेज हैं, 4 स्टेज है ना। एक में क्या है मेरे साथी, एक में है आपका सेंसोरी मोटर, सेकेंड में है आपका प्री ऑपरेशनल, थ्री में है मेरे साथी कंक्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ में क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल। देखिए मेरे भाई हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके ईयर को भी चर्चा कर लेंगे, ताकि परीक्षा में ईयर के बारे में पूछ देता है। देखिए मेरे भाई सेंसोरी मोटर का एज होता है 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल का होता है 2 से 7 वर्ष और कंक्रीट का होता है 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल का होता है मेरे भाई 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और मेरे भाई इसके याद करने का भी निमोनिक्स क्या होता है, तो ये होता है SPCF। ठीक है, SPCF, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सभी साथी का डाउट क्लियर हो गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, जिन विद्यार्थियों में समेकित शिक्षा दी जाती है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में परीक्षण दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। मेरे साथी ये तो ऑप्शन सही बोल रहा है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथी न व्याख्यान के द्वारा होगा, न क्रियात्मक के द्वारा होगा और उपयुक्त में से कोई, तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। मेरे भाई हमको ये जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से तलाशना है
कि कौन ऐसा गार्जियन है जो अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है मेरे साथ, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मेरे भाई, आप अगर अपने बच्चों को अच्छा व्यवहार करने पर चॉकलेट देते हैं, या अपने क्लासरूम में आप एक शिक्षक हैं या बच्चों के अच्छा व्यवहार करने पर आप उसे कोई इनाम देते हैं, तो क्या होता है? वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा। क्या होगा मेरे साथी? बाह्य अभिप्रेरणा। ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। फिर देखिए सेकंड में क्या बोला है, अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तो क्या दे रहे हैं? आप पुरस्कार दे रहे हैं। जहां पे पुरस्कार की बात आ जाए, क्या है मेरे साथी? बाह्य अभिप्रेरणा की बात हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा? बाह्य अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के अकॉर्डिंग ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिए, सी में क्या बोला है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ये भी क्या है? ये भी है मेरे साथी बाह्य अभिप्रेरणा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार, क्या है मेरे साथी? राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो मेरे साथी प्रशंसा करना क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आंतरिक अभिप्रेरणा। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए मेरे साथी, कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई दिक्कत हो, बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो मेरे साथी, ए में है भाषा विकास, बी में है संज्ञात्मक विकास, सी में है नैतिक विकास और डी में है सामाजिक विकास। तो मेरे साथी, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि मेरे भाई, आप किसी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है, आपको क्लासरूम में सकारात्मक वातावरण बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे साथी, आप जो भी करेंगे यहाँ पे सोचिए और इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बोला है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। बताइए मेरे भाई, आपके क्लासरूम में 10 समाज के बच्चे हैं, तो आप बच्चे को सलाह देंगे कि आप अपने समाज के अकॉर्डिंग समूह बना लो, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। बी में सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। नहीं भाई, सिर्फ सकारात्मक अंत वाली कहानी नहीं, बच्चों को नकारात्मक अंत वाली भी कहानी सुनानी चाहिए। बच्चों को दोनों कहानी सुनाइए, सकारात्मक अंत वाली भी और नकारात्मक अंत वाली भी। सी में क्या है, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। देखिए मेरे भाई, ये पॉजिटिव सेंस में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर मनमर्जी थोप रहे हैं। कोई जरूरी है कि बच्चा को अभिवादन ही करना चाहिए? बच्चा सुबह में व्यायाम भी तो कर सकता है, बच्चा सुबह में प्रार्थना भी तो कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी में क्या है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। देखिए मेरे भाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई बच्चा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। इसमें बोला है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे बोला है कि बोल रहा है मेरे साथी कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि के संबंध में कौन सा इन चारों में से कथन सही है, वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, एक शिक्षक को बच्चों के सभी त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम पूरा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट आपको इसलिए बहाल करती है कि बच्चा का आप सुविधा दाता है, बच्चा जो भी त्रुटि कर रहा है, जो भी गलती कर रहा है, उसमें आप उसको सुधार करिए, ताकि बच्चा स्वयं से विकास कर सके, अच्छा विकास कर सके और अपने अनुभव से सीख सके। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। मेरे भाई, चाहे जितना भी समय लगे, आपको बच्चा को स्कैप फोल्डिंग देना है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट इसी काम के लिए रखी है कि आप वहाँ पे सुविधा दाता है। आप थक जाइए, उब जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा प्रणाली में बच्चा को भगवान माना गया है, क्योंकि बच्चा जैसा चाहेगा आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ये भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। ये दोनों गलत हो जाएगा, दोनों सत्य नहीं होगा। तीसरा में क्या है,
स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे भाई बच्चा के द्वारा जब गलती को सुधारा जाएगा ना तो बच्चा अपने अनुभव से बहुत अच्छा सीखेगा और वो सर्वांगीण विकास करेगा। इसलिए शिक्षक को तुरंत बच्चों का गलती नहीं सुधारना चाहिए। इसका सही बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग डी को भी देख लेते हैं, डी में क्या बोल रहा है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। मेरे भाई ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए मेरे साथी। किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। बताइए मेरे भाई, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? स्वनिम, बी में वाक्य विन्यास, सी में व्यवहार मूलक और डी में रूपीम। क्या होगा? तो मेरे साथ ये हो जाएगा स्वनिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इसमें क्या बोला है? बुद्धि लाभांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बताइए मेरे साथी किस रूप से संबंधित होते हैं? तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में है माध्यम, बी में है कम से कम, सी में है पूर्ण और डी में उच्च। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा उच्च। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? सीखने के लिए आकलन। हमसे क्या बोला है? सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, मतलब कि तीनों में से इस चारों में से सीखने के लिए 3 को आकलन है और एक नहीं है। तो वो क्या नहीं है हमको तलाशना है। तो ऑप्शन नंबर ए में विद्यार्थियों की आवश्यकता है, बी में है विद्यार्थियों की त्रुटियां, सी में विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, डी में विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो मेरे भाई सीखने की आकलन में विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियां भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिगम। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं सीखने के आकलन में नहीं आती। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमसे क्या पूछा था? यही हमसे पूछा था कि जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, बताइए मेरे साथी, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या विश्वास है? उसका दृढ़ विश्वास है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी में क्या है? शिक्षा शास्त्रियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। सी में है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। डी में है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए मेरे साथी, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास क्या है? तो इनका दृढ़ विश्वास होता है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनका कहने का सेंस होता है कि बच्चा जो प्रत्यक्ष रूप से सीखता है और जो अपने अनुभव से सीखता है, इसका जो स्टडी में एक स्थान है ये सबसे उच्च स्थान है। बात समझे कि नहीं? यही इनका कहना था कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षा में बच्चा जो लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जो स्वयं से सीखता है, वह कोई और उसके जगह पर सिखा नहीं सकता है। बात समझे कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? बताइए मेरे भाई वो किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, बी में है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, सी में है गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत, डी में है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बताइए क्या होगा? तो मेरे साथ वो प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो वह किससे प्रभावित है? तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, तभी तो वह भिन्न भिन्न तरह के क्या कर रही है? भिन्न भिन्न तरह के बुद्धि का प्रयोग कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए मेरे साथी, पहली बार जब कोई निर्योग बच्चा विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बी में है बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए,
और सी में है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। डी में है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसमें क्या बोला है? शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। बताइए मेरे भाई, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, डी में समाज के बड़ों का सम्मान करना, डी में सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्या इसका सही जवाब होगा? तो मेरे पास इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए मेरे भाई, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? बताइए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी में पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी में है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी में नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? मेरे साथी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। इसमें क्या बोला है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। बताइए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? ऑप्शन नंबर ए में श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। बताइए मेरे साथी, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या उचित है? रुचि बनाए रखने के लिए मेरे साथी प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन 17 में आइए। छात्रों को रटने की आदत कम करने हेतु क्या सुझाव देंगे? बताइए मेरे भाई, आप अपने क्लासरूम में छात्रों को रटने की आदत कम करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो ऑप्शन नंबर ए में मूल्यांकन में परिवर्तन, परीक्षा विधि में परिवर्तन, शिक्षण विधि में परिवर्तन, और डी में छात्रों में रुचि परिवर्तन का। क्या देंगे आप? तो मेरे साथी शिक्षण विधि में परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिक्षण विधि में परिवर्तन का आप सुझाव देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। यदि मेरे साथी कक्षा के अधिकांश बच्चे गृह कार्य करके न लाएं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। ए में है गृह कार्य कम करके देना, बी में छात्रों को थोड़ा बहुत गृह कार्य कक्षा में ही करा देना, सी में यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था, और डी में छात्रों के अभिभावक से कहे कि वे छात्रों के गृह कार्य में मदद करें। तो मेरे साथी, छात्रों के अभिभावक को कहिएगा गृह कार्य में मदद करने के लिए, तो वो अपना काम करेंगे, रोजी रोजगार चलाएंगे कि ये बच्चों के होमवर्क करेंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथ ही क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। इसमें क्या बोला है? प्रशिक्षण अध्यापन कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंत पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। यह परिभाषा है। किसका परिभाषा है मेरे साथी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में स्मिथ की, बी में N.L. गेज की, सी में J.S. रॉस की, डी में डॉक्टर राधाकृष्णन की। इनकी परिभाषा है ये। तो मेरे साथी ये स्मिथ की परिभाषा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, ये क्या बोले हैं? प्रशिक्षण अध्यापन कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंत पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। ये जो बात बोले हैं ये किनका परिभाषा था? स्मिथ साहब का। तो परीक्षा में आपको सेम टू सेम ऐसा मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करना है? रट जाना है, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन छूटे ना। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कथन तकनीक, बी में छात्रों से अनुनय क्रिया, सी में छात्रों को करके सीखने के लिए कहना, और डी में मेरे साथी खेल पद्धति। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, छात्रों से अनुनय क्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है?
अभिक्रमित अनुदेश का विचार सर्वप्रथम दिया गया था? बताइए मेरे साथी, अभिक्रमित अनुदेश का विचार सर्वप्रथम कहाँ दिया गया था और किसने दिया था? तो मेरे साथी हम लोग थोड़ा सा इस पर विस्तार से समझ लेंगे ताकि कोई भी साथी को ऐसा जब वर्ड आए तो दिक्कत ना हो। यहाँ क्या बोला है? अभिक्रमित अनुदेश, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। क्या है? तो मेरे साथी हम लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं ताकि हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक ऐसी शिक्षण विधि है, एक ऐसी शिक्षण विधि है या टीचिंग मेथड है जिसमें शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे चरणों, स्टेप और फ्रेम्स, मतलब छोटे छोटे चरणों में बांटकर प्रस्तुत किया जाता है। मेरे साथी एक ऐसा शिक्षण विधि है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके प्रस्तुत किया जाता है ताकि विद्यार्थी अपने स्वयं के गति से सीख सके। मतलब बच्चा का जो लर्निंग का स्पीड है ना, उसी स्पीड के साथ वो चीजों को सीख सके। इसलिए शिक्षण विधि में, इस शिक्षण विधि में जो भी आपके शिक्षण सामग्री है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके प्रस्तुत किया जाता है। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। बात समझे मेरे साथी? इस विधि में छात्र स्व शिक्षण, सेल्फ लर्निंग करते हैं और हर उत्तर के बाद उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया, इमीडिएट फीडबैक मिलती है। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? अभिक्रमित अनुदेश का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मतलब किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है पैसी द्वारा, बी में स्किनर द्वारा, सी में रोमंट द्वारा और डी में है स्काउडर द्वारा। तो मेरे साथ ये दिया गया था BF स्किनर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए मेरे साथी। इसमें बोल रहा है सबसे अच्छा अधिगम हुआ है जो कि, बताइए सबसे अच्छा अधिगम क्या है मेरे साथी? ऑप्शन नंबर ए में है एक ज्ञानी अध्यापक द्वारा दिया जाए, बी में छात्र स्वयं प्राप्त करे, बी में क्या है छात्र स्वयं प्राप्त करे, सी में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा किया जाए, डी में उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा छात्र स्वयं प्राप्त करे, ये सबसे अच्छा अधिगम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। शिक्षणार्थ भ्रमण, एजुकेशनल टूर में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? बताइए मेरे साथी। जैसे मान लीजिए कि आप शिक्षक है, आप बच्चों को एजुकेशनल टूर पर ले जा रहे हैं, तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखेंगे और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे। ये बात तो सही बोल रहा है। फिर बच्चे चुपचाप सब कुछ देखेंगे, शिक्षक से कोई प्रश्न ना करे, ये बात गलत है। बच्चे यदि कुछ पूछना चाहे तो अपने प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख ले, ये भी बात गलत है मेरे साथी। बच्चा जो भी पूछना चाहे सीधा डायरेक्ट शिक्षक से पूछे जो उनके साथ गए हैं इंस्ट्रक्टर बन के। डी में बच्चे आनंद में घूमे, शिक्षक को भी आनंद में घूमने दे। ये नहीं चलेगा भाई, बच्चा भले आनंद में घूमे लेकिन शिक्षक को आनंद में नहीं घूमना है। बच्चा का जो भी कंफ्यूजन होगा आपको उसका जवाब देते रहना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? बताइए मेरे साथी। ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? उसका कारण हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वे आसानी से थक जाते हैं, बी में है उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, सी में उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, डी में उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या बोला है? क्यों छोड़ देते हैं? तो बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी काम को समाप्त कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं। अब ए में क्या बोला? वो आसानी से थक जाते हैं। मेरे भाई वो आसानी से नहीं सकते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। बी में क्या? उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, निरंतर क्षमता होती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ऑप्शन कौन बेस्ट लग रहा है मेरे साथी? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। फिर उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, उच्च स्तर की चिंता नहीं होती है, चिंतन होती है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। इसमें क्या बोला है? थ्रस्टर ने बौद्धिक कार्यों को कितने भागों में बांटा है? बताइए मेरे भाई, थ्रस्टर ने बौद्धिक कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेरे भाई थ्रस्टर ने बौद्धिक सिद्धांतों को या बौद्धिक कार्यों को 7 भागों में बांटा है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग थोड़ा सा सातों को जान लेंगे। देखिए, थ्रस्टन की 7 प्रमुख मानसिक क्षमता जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब क्या क्या है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए में है वर्बल कंप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं शाब्दिक बोध। इसमें क्या होता है? तो भाषा और शब्दों के अर्थ को समझने की क्षमता होती है। ठीक है मेरे भाई। फिर बी में क्या है? वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह, तेजी से शब्दों का प्रयोग और निर्माण करने की क्षमता होती है। बी में थर्ड में क्या है मेरे साथी? नंबर एबिलिटी, इसको बोलते हैं संख्यात्मक योग्यता। इसमें संख्याओं के साथ कार्य करने और गणना करने की क्षमता होती है, समझे। फिर 4 में क्या है? स्पेशल एबिलिटी, स्थानिक योग्यता। इसमें वस्तुओं के आकार और दिशा की कल्पना करने की क्षमता होती है। ठीक है मेरे भाई। 5वां में मेमोरी, स्मृति, सूचनाओं को याद रखने और पुनः स्मरण करने की क्षमता इसके अंदर होती है। 6 में क्या है? परसेप्चुअल स्पीड, ग्रहण गति, समानताओं और विभिन्नताओं को जल्दी पहचानने की क्षमता होती है। ठीक है। और 7वां में है रीजनिंग, तर्क क्षमता, समस्याओं का समाधान और तार्किक निष्कर्ष निकालने की क्षमता होती है। यही है मेरे साथी थ्रस्टन का बौद्धिक कार्य। इन्होंने क्या किया है? इसको 7 खंडों में बांटा है। तो सभी साथी इसके 7 स्टेज को समझ लिए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है? 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है कितना? बताइए मेरे भाई, आप सभी साथी के घर में बालक हैं, है ना? तो आप सभी साथी उसको गेस करते हैं कि नहीं? कभी गेस करना चाहिए कि जब बच्चा 1 साल का था तो उसके माइंड मस्तिष्क में कितना शब्द है, जब 2 साल का हुआ तो उसके माइंड मस्तिष्क में अब कितना शब्द हो गया, 3 साल का तो अब कितना शब्द हो गया। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उसके बाद हम लोग पूरा एक चार्ट के अनुसार समझ लेंगे कि 1 साल के बच्चे में कितना शब्द का भंडारण होता है, 2 साल के बच्चे में कितना शब्द का भंडारण होता है, 3 साल के बच्चे में कितना शब्द का भंडारण होता है। तो हम लोग बारीकी से आज चीजों को समझ लेंगे। तो मेरे साथी क्वेश्चन ने बोला है 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है कितना? ऑप्शन नंबर ए में 1000, बी में 6000, सी में 11000 और डी में 16000। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए थोड़ा सा हम लोग इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए, शब्द भंडार, वोकैबुलरी है ना, वोकाबुलरी डेवलपमेंट की औसत वृद्धि तालिका है ना। तो आयु है पहले दिया हुआ, फिर हमको औसत शब्द दिया हुआ है, फिर इसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष के बच्चे में 200 से 300 शब्द होते हैं। जो बच्चा सरल शब्द बोलना और पहचानना शुरू कर देता है, मतलब 2 साल के बच्चा में 200 से 300 शब्द होते हैं और वो क्या करता है? सरल शब्द बोलना और पहचानना शुरू कर देता है। फिर है हमारा 3 वर्ष जिसमें 800 से 1000 बच्चों के अंदर शब्द होते हैं, जिसमें 2 से 3 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। मतलब बच्चा क्या करता है? 2-3 शब्द को मिला मिलाकर वाक्य बोलने लगेगा। जैसे बोलेगा मम्मा खाना दो, मम्मा पानी दो। तो आ गया ना, 2 से 3 शब्द को लेकर के बच्चा क्या किया? यहाँ पे वाक्य बना लिया। फिर 4 वर्ष है तो 1500 से 2000 शब्द क्या होगा? इसमें बच्चों के माइंड मस्तिष्क में आ जाएगा। तो बच्चा इसमें रोजमर्रा के अनुभवों से शब्द तेजी से बढ़ते हैं। मतलब बच्चा के अंदर क्या होगा? रोजमर्रा के अनुभव, मतलब डेली के अनुभव से उसमें शब्द जो होंगे ना तेजी से बढ़ने लगते हैं इस एज के बाद, 4 वर्ष के बाद। फिर 5 वर्ष में क्या हो जाएगा? बच्चा में देखिए कहाँ था 1500 2000 और 21 साल में क्या हो गया? 4 से 5000 हो गया, 4 से 5000। क्योंकि बच्चा क्या किया? डेली के अनुभव के आधार पर शब्द को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। फिर 5 वर्ष में हो जाएगा बच्चा 4000 से 5000 शब्द को अपने अंदर भंडारित कर लेगा। तो इसमें स्कूल पूर्व अवस्था में शब्द भंडार तीव्र गति से बढ़ता है। बात समझे कि नहीं? जब बच्चा जब तक स्कूल में नहीं ना जाता है उससे पहले बच्चा में शब्द का भंडार जो है ना तीव्र गति से बढ़ता है। फिर 6 से 7 वर्ष में 5500 से 6500 शब्द बच्चा प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर चुका होता है। भाषा और पठन क्षमता विकसित होती है। यहाँ पे क्या होता है? बच्चा अब उलूल फुलूल जुलूल शब्दों को ग्रहण करना बंद करता है और अपने पाठ्य वस्तु पर ध्यान देना शुरू करता है, क्योंकि बच्चा इस एज में अपना प्राथमिक विद्यालय पहुंच चुका होता है। क्योंकि उसका बाल वाटिका और आंगनबाड़ी का काम अब खत्म हो चुका है। अब कहाँ चल जाएगा? वो पहली कक्षा में प्राथमिक विद्यालय में चला जाएगा। तो वहां पे जाकर के वो क्या करेगा? अपने भाषा और पठन की क्षमता को विकसित करना स्टार्ट कर देगा। फिर है 8 से 9 वर्ष। इसमें बच्चा 8000 से 10000 शब्द को भंडारित कर लेता है। पढ़ने और लिखने की गतिविधियां शब्द भंडार बढ़ाती है। फिर उसका क्या करेगा? जब 8-9 साल का बच्चा जब फिर अपना बुक पढ़ेगा तो वहां से क्या होगा? चाहे चीजों को सीखेगा, स्कूल के गतिविधियों से बहुत सारी चीज को जब सर्जन करेगा
तो उसके अनुसार वो अपने शब्द के भंडार को बढ़ा लेगा। फिर है हमारा 10 वर्ष। 10 वर्ष में बच्चा के अंदर 12,000 से 15,000 शब्द भंडारित हो जाते हैं। तब बच्चा क्या करता है, बच्चा अभिव्यक्ति, तर्क और व्याकरण में दक्ष होने लगता है। उसका बच्चा क्या करेगा, बोलने में, फिर उसके बाद तर्क करने में और उस भाषा के व्याकरण को समझने में दक्ष हो जाता है। समझ में आया मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु? आप सभी साथी का कंप्लेन रहता है कि सर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो मेरे भाई अभी भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन मैं अगर नहीं कर रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। साइकोलॉजी शब्द किस भाग से लिया गया है? अब बताइए मेरे भाई, साइकोलॉजी शब्द किस भाग से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है अंग्रेजी, बी में है लैट्रिन, सी में है फ्रांसीसी और डी में है यूनानी। बताइए किस शब्द से लिया गया है? तो मेरे भाई ये लिया गया है लैटिन शब्द से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। बाल व्यवहार में परिवर्तन का कारण है। बताइए मेरे भाई, बाल व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण है? बाल व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण है वो हमको बताना है। एक बोला है प्राथमिक रूप से परिपक्वता, बी में बोला है केवल परिपक्वता ही, सी में अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही उचित मात्रा, और डी में बोला है केवल अधिगम। तो देखिए मेरे भाई, हमको ना बाल व्यवहार में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होना चाहिए? तो पहले अधिगम भी होगा और उसका परिपक्वता दोनों होगा। जब बच्चा को आप कुछ पढ़ाएंगे, कुछ सिखाएंगे तो उसके अनुसार ही व्यवहार में परिवर्तन होगा। और परिपक्वता करने का मतलब होता है जैसे जैसे वो एज के अनुसार बढ़ेगा तो उसका दिमाग खुद बढ़ेगा, वो चीजों को सराउंडिंग में देखेगा, उसके अनुसार उसका माइंड मस्तिष्क क्या हो जाएगा, स्वयं परिपक्व हो जाएगा। तो हमको दोनों चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ बोला प्राथमिक रूप से परिपक्वता, तो प्राथमिक रूप से परिपक्वता यहाँ पे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करेगा, आपको बच्चों के एज के अनुसार दिमाग को परिपक्व स्वयं करना होगा, या वह स्वयं हो जाता है, क्योंकि ये मेंटल चीज है। मतलब ये बच्चा में कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल जो चीजें होती हैं वो अपने आप होने लगती है। केवल परिपक्वता ही, तो ये भी नहीं होगा केवल। अब क्या चलेगा यहाँ पे, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही उचित मात्रा में बाल व्यवहार में परिवर्तन का कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। वह अधिनियम जो असक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। बताइए मेरे भाई, वह अधिनियम जो असक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, अब बताइए वो कौन सा अधिनियम है? तो ऑप्शन नंबर ए में है PWD अधिनियम 1995, बी में है PWD अधिनियम 1997, सी में है PWD अधिनियम 1992, डी में है PWD अधिनियम 1990। बताइए मेरे भाई, जो अधिनियम है जो असक्षम व्यक्तियों से संबंधित है वो कौन सा है? तो वो है PWD 1995। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब PWD का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई PWD का मतलब होता है पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। क्या होगा? डिसएबिलिटीज। ठीक है, पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। सभी साथियों को दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। तो मेरे सबसे पहले हम समझेंगे कि पीयर मतलब होता है क्या है। पीयर मतलब क्या होगा? तो मेरे साथी पीयर मतलब होता है सहपाठी, सहपाठी या समकक्ष छात्र, समकक्ष छात्र। अब इसमें इसका मतलब होता है, इस ट्यूटिंग का मतलब कि एक छात्र दूसरे छात्र को जब सिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं पीयर ट्यूटिंग शिक्षण तकनीक। देखते होंगे कि क्लासरूम में जब कोई बच्चा कोई चीज बनाने में असक्षम होता है या कोई मैथ का क्वेश्चन में जब फंस जाता है, जब दूसरा छात्र जब उसको सिखाता है उसी को बोलते हैं पीयर ट्यूटिंग शिक्षण तकनीक। ठीक है, अब इसमें क्या है, में व्याख्या करना। अब मान लीजिए मेरे साथी कि अब एक लड़का है दूसरे लड़कों को सिखाएगा तो वो व्याख्या करेगा ही करेगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर हो जाएगा पुनः वलन। अब मान लीजिए मेरे साथी कि अब पीयर ट्यूटिंग तकनीक चल रहा है, अब एक बच्चा दूसरे बच्चों से प्रश्न कर रहा है, तो जब दूसरा बच्चा जब उसका जवाब देगा तो आप एक ट्यूटर के रूप में, आप एक शिक्षक भी हैं और एक ट्यूटर भी है वहाँ पे, तो आप उसके रूप में आप उसको क्या करेंगे, उसके थोड़ा हौसला को बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, तो वहाँ पे पुनर्वलन आपका बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा मॉडलिंग। तो मॉडलिंग में क्या हो जाएगा कि कोई भी चीज ट्यूटर उसको करके दिखाएगा। मान लीजिए कि आप मैथ वहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, तो मैथ को आप बहुत सारे जो भी उसका उपकरण है उसके माध्यम से आप उसका जियोमेट्री समझाएंगे, तो क्या आ गया, मॉडलिंग आ गया।
तो हमको ये तीनों चीज इसमें क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो क्या फुलफिल नहीं कर रहा है, तो व्याख्यान देना। इसमें व्याख्यान देना नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें शिक्षक या जो ट्यूटर है वो व्याख्यान देगा, ऐसा इसमें संभव भी नहीं, क्योंकि आप एक सहपाठी शिक्षण करा रहे हैं। तो सहपाठी को व्याख्यान कैसे देंगे आप उसको चीज़ों को व्याख्या करके बताएंगे, चाहे वो आपको व्याख्या करके बताएगा, इसमें व्याख्यान नहीं चलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भाग व्याख्यान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बताइए मेरे साथी, सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा। आशा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और सबसे पहले सभी साथी कमेंट में बताएं कि उनका 30 में कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं।